Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 1 Introduction to Competition Law. Let's quickly go through the synopsis first. Here we will see the basic concepts, customer and consumer definition. Actually I have not covered any definition in this module क्योंकि मैंने अलग से एक definition का module बनाया है which I'll upload. उसमें मैंने सारे modules के मतलब 2-3 modules में जो important definitions है सब एक जगह क्लब कर दिए. So it will be easy for you to understand. Market, types of market, यहाँ पे 4 market है, perfect, monopoly, oligopoly and monopolistic. Rationale behind competition law. फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ कंपटीशन लॉ विथ ह्यूमन राइट्स. तो यहाँ पे आर्टिकल 39B और 39C कंसिडर करेंगे. फिर हम कंपटीशन पॉलिसी क्या होता है एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड विथ कंपटीशन लॉ ये देखेंगे. ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन लॉ, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कंपटीशन लॉ. तो लेट्स स्टार्ट. टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स एज वी सॉ. नंबर 1 इज परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज है, दे आर कंपीटिंग विथ ईच अदर. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना वो सिमिलर है, होमोजेनियस है, तो प्राइस इन्फ्लुएंस करने का तो सवाल ही नहीं आता. फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, तो कंज्यूमर है उसके पास प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज है क्योंकि सेम प्रोडक्ट है हर जगह, तो प्राइस फ्लक्चुएशन का सवाल ही नहीं आता. दे आर अवेयर ऑफ द प्राइस चार्ज ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट ब्रांडिंग. तो जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पे ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होना इज़ नॉट पॉसिबल. हाउएवर फॉर कंपेयरिंग द कंपनीज इट इज़ यूजफुल. ठीक है, ये जो मार्केट एकदम अनरियलिस्टिक है. अगर शॉर्ट में बोलूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स और सप्लायर्स है. जो सेलर्स है वो स्मॉल सेलर्स है एंड दे आर इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. यहाँ पे कोई बिग सेलर है ही नहीं, तो जो भी फर्म्स है सब प्राइस टेकर्स है. कोई भी फर्म अपना प्राइस डिसाइड नहीं करती. अगर वो कम करेगी तो वैसे कंपटीशन नहीं रहेगा, प्रॉफिट कम होगा. एंड इफ प्राइस टू इंक्रीज नो बडी इज गोइंग टू बाय बिकॉज द कंज्यूमर इज अवेयर ऑफ द प्राइस, राइट. अब perfect competition market is not possible because it's a theoretical concept. हमारे यहाँ नहीं होता है ये सब. The assumption here are as follows. homogeneous product ही सेल होगा, that is identical product. सब फॉर्म्स का मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और यहाँ पे फ्री एंट्री एग्जिट है मार्केट से एंड देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस. कहाँ से होगा कंज्यूमर प्रेफरेंस, होमोजेनियस प्रोडक्ट है तो कंज्यूमर को वही चीज़ बाय करनी है जो मार्केट में मिल रही है. देयर इज़ नो वेराइटी. तो दिस इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मतलब मोनोपोली प्लस कॉम्पिटिशन. तो इनिशियली क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट है दे आर डिफ्रेंशिएटेड हाउ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांडिंग एक्सेट्रा. तो जब तुमने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया तब उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू है that will go on increase as comparing to the marginal cost. क्योंकि quantity बढ़ रहा है तो marginal cost will decrease but marginal revenue will increase up to some extent. बट उसके बाद जब कोई और कंपनी वो सेम प्रोडक्ट बना लेगी तो फिर marginal revenue reduce होगा. क्यों? क्योंकि डिमांड कम होती जाएगी और it will shift. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. स्टार्टिंग में जब तक मोनोपोली है देयर विल बी ह्यूज प्रॉफिट. इन शॉर्ट टर्म एवरीवन विल एंजॉय द प्रॉफिट, बट अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो द मार्जिनल रेवेन्यू विल स्टार्ट डिमिनिशिंग. तो अगर शॉर्टली बोला जाए तो ये एक रियलिस्टिक मार्केट सिनेरियो है जहाँ पहले थोड़ा मोनोपोली है और फिर कंपटीशन अपने आप आ गया. नंबर ऑफ बायर सेलर्स काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है. यहाँ होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे अलग अलग गुड्स है. दे आर डिफ्रेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांडिंग, प्राइस. कुछ चीज़ों में कलर प्रेफरेंसेस भी होते हैं. So in short they are differentiated and the products are slightly different. ठीक है, consumer can choose over any product or from any seller. So sellers can set the price of their product and sellers enjoy the market power to set the price. This was monopolistic competition. Third is oligopoly. Oligopoly में क्या होता है, there are small number of सेलर्स पर वो लार्ज कंपनीज है. मतलब 4-5 ही सेलर्स होंगे बट दे आर सो ह्यूज कि अगर कोई न्यू पर्सन कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना भी चाहे तो नॉट पॉसिबल फॉर हिम, क्योंकि ड्यू टू लार्ज प्रोडक्शन इनका कॉस्ट नीचे होगा. तो
न्यू एंट्री पॉसिबल ही नहीं है, कंप्लीटली यही मार्केट प्लेयर्स है। तो एक एग्जांपल दिया इधर, अगर एक एक्टर डिसाइड करता है प्राइस रिड्यूस करना, तो ये एक्शन अदर एक्टर्स को भी ट्रिगर करेंगी एंड दे विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस। तो फॉर प्राइस दे आर इंटरडिपेंडेंट, प्राइस के अकॉर्डिंग उनको फिर अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ती है। तो दे आर म्यूचुअली कॉम्पिटेंट ऑल्सो। पर अगर ये किसी अग्रीमेंट में एंटर कर जाए और रेस्ट्रिक्ट करे कि हम फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट 200 रुपये के नीचे नहीं बेचेंगे, तो इन दैट केस जो इनका अग्रीमेंट हो जाता है ना ऐसे, उसको हम कार्टेल बोलते हैं। तो शॉर्ट में बोला जाए तो यहाँ पे कुछ ही फर्म्स है, कितने नंबर है पता नहीं, 3 4 5 डोमिनेटिंग फर्म्स है, बायर्स ज़्यादा है सेलर्स कम है, फर्म्स एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही है, मार्केट इन्फ्लुएंस कर रही है टू सेट द प्राइस, कंज्यूमर इज प्राइस टेकर, न्यू इंसान के लिए एंट्री बैरियर है, न्यू फर्म्स को एस्टैब्लिश करना मुश्किल है। दिस इज ओलिगोपोली। नाउ मोनोपोली, मोनोपोली मतलब क्या, एक ही कंपनी है पूरी इंडस्ट्री में, एक ही प्रोडक्ट चल रहा है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, वो प्रोडक्ट जैसे चाहे वैसे कैटेगराइज कर सकती, जैसे चाहे उस पर ओनरशिप क्लेम करो, पेटेंट कॉपीराइट क्लेम करके प्राइस अपने हिसाब से सेट कर सकती है। सिंगल सेलर है, पूरा प्राइस पे कंट्रोल है, मार्केट पे कंट्रोल है, प्राइस डिसाइड कर सकता है, कंज्यूमर के पास कोई पावर ही नहीं है अभी कि वो प्राइस डिसाइड कर सके। तो मार्केट फोर्स भी इररिलेवेंट है और ये मोनोपोली मार्केट नॉर्मली नहीं दिखता, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट में हमने इतना मोनोपोली नहीं देखा है। तो दीज वर द 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। कॉम्पिटिशन लॉ, अगर शॉर्ट में बोला जाए ना तो ये है हमारा कंपटीशन, समझो। तो कंपटीशन का जो अंदर है ना, कंपटीशन पॉलिसी उसका सबसेट है, कंपटीशन पॉलिसी सबसेट ऑफ कंपटीशन, और कंपटीशन लॉ इज सबसेट ऑफ कंपटीशन पॉलिसी। क्यों ऐसे? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज, एग्जीक्यूटिव गाइडलाइंस बनाती रहती है। वाई? टू रेगुलेट द कंपटीशन इन द मार्केट, टू प्रिवेंट मोनोपोली, सिक्योर द कंपटीशन, देयर शुड बी फेयर कंपटीशन। ये सब कंसीडर करके गवर्नमेंट कंपटीशन पॉलिसीज बनाती है। बट अगर वो पॉलिसी को लॉ में नहीं कन्वर्ट किया गया तो देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मे बी हर कोई वो पॉलिसी फॉलो ना करे। So that is why competition law came into picture. Which one could appreciate the difficulties involved in covering and supporting every executive made competition policy by a legislative enactment? It is desirable that there is a codification of the principle in the competition law, which should act as an umbrella framework for making executive policies. फर्दर अगर देखा जाए ना तो कंपटीशन लॉ में ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए जिससे कंपटीशन को गवर्नमेंट रेगुलेट कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, कुछ न्यू पॉलिसीज बना सके। इट शुड इंश्योर कि जो कंपटीशन है वो प्रॉपरली हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि पॉलिसीज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वे में अप्लाई हो तो इन दैट केस हमको पॉलिसीज़ को एक्ट में या लॉ में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है, कंपटीशन लॉ पूरा चेक करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही है, कौन सी फॉर्म उसमें इंडल्ज्ड है, वो सब देख के फिर उनको पनिश करने का काम कंपटीशन लॉ में होता है। बट नॉर्मली जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, उनको इस सर्विलेंस से एक्सक्लूड किया गया है। बट अगर कंज्यूमर इंटरेस्ट में है तो फिर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस और डिपार्टमेंट्स को भी प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह माना जाएगा या ट्रीट किया जाएगा और उनको भी कंपटीशन लॉ के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे व्हेन इट इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, कुछ गुड्स सप्लाई कर रहा है, कुछ सर्विस रेंडर कर रहा है, तो उनको भी लाइक अ प्राइवेट सेक्टर हम ट्रीट करेंगे और चेक करेंगे इफ़ दे आर फॉलोइंग द पॉलिसीज ऑफ कंपटीशन लॉ विदाउट एनी फेवर। मतलब उनको एक अलग से गवर्नमेंट एंटिटी है बोल के कोई फेवर नहीं मिलेगा। आर्टिकल 39B एंड सी, आर्टिकल 39B और सी क्लॉजेज में क्या बोला है, द स्टेट शैल, गवर्नमेंट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड सिक्योरिंग। पॉलिसीज को कहाँ यूज़ करना है, टू सिक्योर व्हाट, कि जो मटेरियल रिसोर्सेस है
का जो ओनरशिप है और जो कंट्रोल है, उसका जो बेनिफिट है या वो जिस तरीके से सर्व किए जा रहे, दैट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड। और जो इकोनॉमिक सिस्टम में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं शुड नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब पूरा वेल्थ एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड। So these are the two articles in Constitution of India which are relating to competition law, which is helping to maintain the competition. Competition policy and law. Competition policy क्या करती है? It protect करती है, promote करती है competitive process को और एक level playing field देती है enterprises के लिए, मतलब competition boost करती है। फेयर इफेक्टिव कंपटीशन होना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और कंज्यूमर वेलफेयर भी होता है ओवरऑल। तो दैट्स वाई फेयर एंड इफेक्टिव कंपटीशन इज इम्पॉर्टेंट। कंपटीशन पॉलिसीज़ को हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बोल सकते हैं, जो कि लेवल ऑफ कंपटीशन को कंट्रोल करने या मेंटेन करने में हमारी मदद करती है। इसमें गवर्नमेंट के मेजर्स रहेंगे दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ एंटरप्राइज एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मार्केट। बट बिहेवियर ऑफ एंटरप्राइज कितना इफेक्ट करता है, दैट अगेन डिपेंड्स। कंपटीशन पॉलिसी क्या हो गया? सेट ऑफ पॉलिसीज है जो कंपटीशन को प्रमोट करती है इन लोकल एज वेल एज नेशनल मार्केट। उसका काम है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना, फ्री एंट्री एग्जिट करना, अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरवेंशन को रिड्यूस करना एंड पुट ग्रेटर रिलायंस ऑन मार्केट फोर्सेस। और कंपटीशन लॉ क्या है? यहाँ पे स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस है, रेगुलेशंस है, जिनका काम है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स को प्रिवेंट करना, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस एंड एंटी कॉम्पिटिटिव मर्जर्स। विल सी दिस इन मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल। कंपटीशन पॉलिसी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ है, उसमें बहुत अलग अलग पॉलिसी है। सी दिस चार्ट। कंपटीशन पॉलिसी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो कंपटीशन लॉ 2002 हो गया और दूसरा और भी गवर्नमेंट के अदर पॉलिसीज है। ये दोनों मिला के यू गेट कंपटीशन पॉलिसी। तो अदर पॉलिसीज़ में क्या आएगा? डीरेगुलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, बहुत सी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ है, ट्रेड पॉलिसीज़ है, रेगुलेशन ऑन कैपिटल एंड एफडीआई दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की पॉलिसीज़ है और बहुत सी अलग अलग पॉलिसीज़ है। तो ये पूरा मिला के हमारा बनता है कंपटीशन पॉलिसी। इसलिए हमने क्या बोला था? कंपटीशन पॉलिसी का सबसेट है कंपटीशन लॉ। समझा? ऐसे अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट। Why was Competition Act brought into picture? You can say that to provide legal framework and tools to ensure competition policies are met. ध्यान देने के लिए कि competition policies follow की जा रही है, to prevent anti competition practices, and अगर ऐसा हो रहा है, अगर anti competitive practices हो रही है तो उनको penalize करने के लिए। ये एक्ट फेयर और फ्री कंपटीशन को प्रमोट करता है, जिसके वजह से फ्रीडम ऑफ ट्रेड प्रोटेक्ट होता है। इट प्रिवेंट मोनोपोलीज, मोनोपोली प्रिवेंट करता है, अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरवेंशन को प्रिवेंट करता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपटीशन कमीशन, मोनोपोलीज को प्रिवेंट करना, कंपटीशन को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ ट्रेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज इन द मार्केट, और जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना। तो ये चार मेन ऑब्जेक्टिव्स है कंपटीशन एक्ट। उसके बाद रोल ऑफ इकोनॉमिक्स इन कंपटीशन लॉ। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मार्केट। यू माइट बी नोइंग डिमांड सप्लाई, यस ऑब्वियसली दैट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की स्टडी से हम मार्केट स्टडी करते हैं, एंड कंसिडरिंग दैट और आफ्टर स्टडिंग दैट वी अंडरस्टैंड हाउ कंपटीशन हेल्प्स इन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। डेली बेसिस में कंपटीशन लॉ का रोल, इकोनॉमिक्स का रोल, कंपटीशन लॉ, दे आर बोथ इंटर रिलेटेड, एंड ये दोनों का आपस में रोल बहुत अच्छा है इन मेकिंग डिसीजंस और इन ब्रिंगिंग अप द पॉलिसीज। इकोनॉमिक्स क्या करते हैं? दे अंडरस्टैंड द मार्केट, दे स्टडी द मार्केट, किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज अलोकेट किए जा रहे हैं, कीप ऑन चेकिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एवरी प्रोडक्ट, एंड उससे फिर वो
देखते हैं कि किस तरीके से कंपटीशन मार्केट में है। सी हाउ कंज्यूमर रिएक्ट्स इन वेरियस केसेस, मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्या, डिक्रीज हुआ तो क्या, न्यू प्रोडक्ट आया तो क्या, अगर उसका कॉम्पिटिटर आया तो क्या, सो ऑन। वो फर्म का रिएक्शन और बिहेवियर भी चेक करते हैं। बट फर्म के बिहेवियर से कितना कंपटीशन पे अफेक्ट पड़ता है, अगेन दैट इज़ द क्वेश्चन। फिर इकोनॉमिक्स को एक टूल माना गया है जो मार्केट की पावर को असेस करेगा, रिलेवेंट बाउंड्रीज डिटरमाइन करेगा, जिसके वजह से कॉम्पिटिटर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं मार्केट में, एंड कॉम्पिटिशन अथॉरिटी मार्केट को एनालाइज कर सकती है एंड अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बिल्ड कर सकती है। So to clearly understand the economic issues, market structure, behavior of different firms, it is an essential topic और essential tool। तो मेन रोल क्या इकोनॉमिक्स का कि ये मार्केट स्ट्रक्चर का इंसाइट देता है, बिजनेस प्रैक्टिसेस का देता है, बट विच में नॉट अफेक्ट द कंपटीशन। मार्केट स्ट्रक्चर, incentives, these all can affect and the adverse effect of those business practices on the company। तो इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन ऑन द कंपटीशन लॉ एनालिसिस can result into transparency, precision and predictability in the law enforcement। That is important, right? So study of economics is important in understanding the competition law and bringing the fair competition in the market and leading to overall growth development of the economy। So going back to synopsis again, we have covered the 4 types of markets, rationale behind competition law, why it was brought into picture, to prevent monopolies, to promote competition। So article 39B, 39C, relation between competition policy and competition law, we saw the objective of competition law, and lastly economic analysis of competition law। So I hope you understood the topic. Thank you.